जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल्स टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डाटा को प्रोसेस करते हुए और रिस्पॉन्ड करते हुए टाइम बहुत ही स्मॉल लगता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम लगता है वो बहुत ही शॉर्ट है। मींस इसका जो प्रोसेस है या इनपुट को जो ये रिस्पॉन्ड करता है वो बहुत ही क्विकली करता है। So C is the right option, real-time operating system. In a computer, what does OS stand for? In computer में OS stand for, it means OS का आपने abbreviation बताना है कि OS means क्या होता है। अब OS means O से operating, S से system, ऑपरेटिंग सिस्टम। सी इज राइट ऑप्शन। अब एब्रीवेशन आता है जैसे HTML का आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, रैम का आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम का आता है ROM रेड ओनली मेमोरी है। इसी तरह OS का पूछा है एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल था, OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है, इसकी फिर टाइप्स भी हैं। ओएस क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सॉफ्टवेयर को और कंप्यूटर को, इसके हार्डवेयर को मैनेज करता है, उनके रिसोर्सेज को, और उन्हें कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि अच्छे तरीके से प्रोग्राम को रन किया जा सके। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो उसने जस्ट यही पूछा है कि ओएस, व्हाट डज ओएस। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल देता है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल वो विंडो लिख देता है ऊपर और पूछता है ये क्या है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चार आपको बता रहा हूँ, चारें लिख लें, चारों एग्जाम में आ चुके हैं पीपीएससी के। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी, लिनक्स भी और यूनिक्स भी। ये चार चीजें लिख लें। नेक्स्ट है, द एरिया दैट जनरली कंटेन्स माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। अब ये तो बहुत ही सिंपल है। देखें, जब आप कंप्यूटर ओपन करें या लैपटॉप ओपन करें तो उसका जो फर्स्ट में ओपन होता है वो डेस्कटॉप ही होता है। और जिस पे ये माई कंप्यूटर लिखा हो, माई डॉक्यूमेंट लिखा हो या रिसाइकल बिन लिखा हो तो वो डेस्कटॉप पे ही लिखा जाता है, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये पिक भी मैंने लगा दिया ताकि आप सबके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डेस्कटॉप आएगा, ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फोर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द यूज अकाउंट बी चेंज। कौन सा वो ऐसा मेथड है जिससे जो यूजर नेम का अकाउंट है वो चेंज हो जाता है? मींस एक नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जाफिर हुसैन लिखा हुआ है, उसको चेंज करना है, नासिर हुसैन लिखना है या कोई और लिखना है नेम, तो वो कहाँ से चेंज होता है? वो कंट्रोल पैनल से चेंज होता है, जो यूजर अकाउंट नेम होता है। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ये कंट्रोल पैनल है। देखें यहाँ पे रेड एक आइकॉन लगी हुई है, चेंज अकाउंट टाइप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो नेम डालेंगे वही नेम यहाँ पे आएगा। तो ये कंट्रोल पैनल के थ्रू ही चेंज होता है। कंट्रोल पैनल में बहुत ज़्यादा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो अकाउंट टाइप जो है इसमें कंट्रोल पैनल में चेंज होती है, बी ऑप्शन आएगा। In computing, what does DOS stand for? कंप्यूटिंग में DOS से क्या मुराद होता है? DOS means disk operating system। DOS means disk operating system, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये कंप्यूटर का सिस्टम है जो कि
कंप्यूटर के जो डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हैं उनको रिजॉल्व करता है। और जैसा कि फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, उनको मैनेज करना, उनको ऑपरेट करना, उनको चलाना, उनको सही तरीके से यूज़ करना, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक फाइल सिस्टम होता है जो ऑर्गेनाइज करता है, रीड करता है, राइट करता है फाइल्स को। किस पे? स्टोरेज डिस्क पे। ये वैसे ही मैंने लिख दिया है, डेफिनेशन तो नहीं आती, लेकिन आपको वैसे आना चाहिए कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली पूछ लेता है कभी कभी। हो सकता है नेक्स्ट पेपर्स जो आएंगे उनमें से, क्योंकि डिफिकल्ट करता जाता है। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। इन एमएस विंडो विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम ग्रुप? एमएस विंडो में इनमें से क्या चीज़ है जो कि प्रोग्राम ग्रुप है? एसेसरीज। एसेसरीज बेसिकली ग्रुप की फॉर्म में होती हैं। एसेसरीज क्या होती हैं? एसेसरीज जैसा कि कंप्यूटर का हेडफोन होता है, माइक्रोफोन होता है, माउस पैड है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, ये एसेसरीज में आती हैं। और ये क्या है? ग्रुप की फॉर्म में है। तो एमएस विंडो में विच ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम ग्रुप, ग्रुप की फॉर्म में ना पेंट होता है ना वर्ड होता है, सिर्फ एसेसरीज होती हैं। ए ऑप्शन आएगा। एसेसरीज में क्या क्या चीज़ आती है? हेडफोन है, माइक्रोफोन है, माउस पैड है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है। आज चूंकि जनरल नॉलेज का पोर्शन थोड़ा कम है कंप्यूटर, क्योंकि उसने 50 to 60% ऐसे पेपर में डालता है, तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेक्स्ट में एजुकेटर्स का पेपर होना है या जितने भी पीपीएससी के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें 10 to 12 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। और अगर आप नहीं करेंगे ठीक तरीके से तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। कोई भी पोर्शन हो जनरल नॉलेज का, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, वो चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, कोई भी पोर्शन हो उसमें से। तो हर एक पोर्शन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इस वजह से ये जो कंप्यूटर का पोर्शन है ये भी अच्छे तरीके से करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ऐसा ऐसा करते करते आसान हो जाएगा। चीजें बार बार रिपीट होंगी तो फिर इजी लगने लगेगी। सो ए इज द राइट ऑप्शन, accessories. A common name of software errors is bug. अब कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आती हैं, एरर्स आती हैं, सॉफ्टवेयर एरर्स जिसे कहते हैं, वो क्या होती है? उसकी टर्म होती है बग्स की। सो ए इज राइट ऑप्शन, बग्स। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटिंग पीडीएफ स्टैंड्स फॉर। अब पीडीएफ तो आपको पता होगा, ये फाइल वर्ड में है, ये फाइल इसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हम पीडीएफ कहते हैं। सो बी इज राइट ऑप्शन, बहुत ही इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स आर इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। क्या चीज, कौन सी वो ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि उसे क्या करना है? सो डी ऑप्शन आएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स आर इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंप्यूटर को पता चलता है, यही वो हिदायत होती हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन मिलती है, एक मालूमात मिलती है, एक स्टेप मिलता है कि उसे क्या करना है। So softwares are instruction that tells a computer what to do, कि उसे करना क्या है। वो इनपुट डिवाइसेस नहीं होती, वो हार्डवेयर नहीं होता, वो मेमोरी कार्ड नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? नीचे इसकी डेफिनेशन भी लिख दिया ताकि आपके लिए इजी हो। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा। This is in contrast to hardware, from which the system is built and which actually perform the work. यही चीज़ है जो उस डेफिनेशन में लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि डॉक्यूमेंटेशन से एसोसिएटेड होता है और डाटा से भी। और ये कंट्रास्ट करता है, इसका रिलेशनशिप हार्डवेयर से भी होता है, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू ही इसे इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। एंड फ्रॉम विच द डाटा सिस्टम इज बिल्ट, जिसके थ्रू ये डाटा सिस्टम बिल्ट होता है। और इस तरीके से जो है कंप्यूटर काम करता है। सो डी इज द राइट ऑप्शन।
Add or remove program is our utility program. ऐड और रिमूव, अब मैंने एग्जाम में ये जो पेपर दिया था थोड़ी देर पहले, उसमें भी यूटिलिटी प्रोग्राम का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपको फिर ये भी तो आना चाहिए कि यूटिलिटी प्रोग्राम होता क्या है बेसिकली, और फिर उसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये हर एग्जाम में चेंज करता रहता है, एग्जामिनर डिफरेंट आती रहती है। सो ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है एनालाइज करते हुए, ऑप्टिमाइज करते हुए, या फिर कंप्यूटर को मेंटेन करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ये कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता है। और जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी प्रोसीजर इसका होता है, और ये इसका मकसद ये होता है कि जो टास्क हैं वो डायरेक्टली परफॉर्म हों, और जो कि ऑर्डिनरी यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हों। सो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, ये यूटिलिटी प्रोग्राम में कौन कौन सी एग्जांपल हैं, क्या चीज़ हैं। सो एंटीवायरस देता है एग्जाम में, नीचे लिख देगा यूटिलिटी प्रोग्राम, आपने क्लिक करना है क्योंकि ये उसकी एग्जांपल है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी की एग्जांपल है। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स है, कंप्रेशन टूल्स है, डिस्क क्लीनअप टूल्स है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, और बैकअप यूटिलिटी है। ये जितनी भी एग्जांपल हैं ये सारी एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी हैं। कभी एंटीवायरस डाला हुआ है, कभी डिस्क डीफ्रैगमेंट डाला हुआ है उसने, कभी डिस्क क्लीनअप डाला हुआ है। तो ये सारी जो हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है? वायरस वो जो प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, तो कंप्यूटर वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, डी ऑप्शन आता है। नेम द करंट हेड ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की मौजूदा हेड का क्या नाम है? पहले तो हमें आईएमएफ आना चाहिए। आईएमएफ क्या चीज़ है, फिर हम उसके हेड की तरफ चलते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा इदारा है जो कि 1945 में फाउंड हुआ था, बना था। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनको लोन प्रोवाइड करना था, ताकि वो जब उन पे डिफ़िकल्टी आती है, उन पे मुश्किल हालात आते हैं, तो वो ठीक तरीके से यहाँ से लोन लेके अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर कर सकें, अपने इकोनॉमी को रन कर सकें, और वो बैंकरप्ट ना हो। सो इसके लिए आईएमएफ डेवलप हुआ था 1945 में। ये आती है डेट कि कब फाउंड हुआ था। इसमें टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। अब पाकिस्तान भी आपको पता है बार बार रजू करता है, आईएमएफ के थ्रू लोन प्रोवाइड करता है, और फिर आईएमएफ जब किसी कंट्री को लोन देता है तो फिर उस पर शराइत भी लगाता है कि तुमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये स्टेप लेने हैं। मींस अपने रेवेन्यू और अपनी इनकम को आपने इंक्रीज करना है। मींस ये कह देंगे कि आपने बिजली का बिल बढ़ा देना है, अगर बिजली का बिल बढ़ेगा तो हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा। फिर ये कहेगा पेट्रोल में उसकी कीमतों में इजाफा करना है, अगर इजाफा करेंगे तो फिर हुकूमत की रेवेन्यू में इजाफा होगा, ताकि वो आईएमएफ को भी ठीक तरीके से रिटर्न करके दे सकें। इसी तरह टैक्सेस में कहते हैं उसमें इजाफा करें, डिफरेंट किस्म की इसकी शराइत होती हैं। तो ये शराइत आईएमएफ इनके सामने रखता है, हुकूमत के सामने, और हुकूमत उस पर अमल करती है, हाँ हाँ में हाँ मिलाती है, फिर जाके उसे वो लोन मिलता है। तो इसके जो मौजूदा हेड हैं उनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, जो कि बल्गारिया कंट्री से हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिया, बी ऑप्शन आएगा, और ये बल्गारिया से हैं। Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? अब देखें, एम एस ऑफिस जो है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक एम एस वर्ड है, एक एम एस एक्सेल होता है, एक एम एस पावर पॉइंट होता है। ये एम एस ऑफिस में तीन चीज़ें होती हैं।
अब उसने पूछा है एम एस वर्ड के बारे में। एम एस वर्ड बेसिकली इसमें पैराग्राफ लिखने के लिए या कोई ऐसे वगैरह राइट करना है वो हम लिखते हैं। और जो एम एस एक्सेल होता है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती हैं, क्योंकि उसमें फार्मूले भी होते हैं। तो उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं, टेबल्स बनती हैं डिफरेंट किस्म की। और जो एम एस पावर पॉइंट होता है उसमें आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई लेक्चर डिलीवर करना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्लाइड्स बना के वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमने ये स्टेप उठाने हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता होगा एम एस पावर पॉइंट का। अब उसने एम एस वर्ड पूछा है, एम एस वर्ड में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है। न्यू पैराग्राफ में जाने के लिए या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप क्या करेंगे, एंटर की पे प्रेस करते हैं, तो फिर वो जो आपकी कुर्सर होती है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती है या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चली जाती है। तो अगर आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो एंटर की प्रेस करते हैं, बहुत इजी है, बी ऑप्शन है। शॉर्टकट कीज टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज। अब वो कौन सी शॉर्टकट की है जो कि नेक्स्ट विंडो में आपको ले जाती है? वो आल्ट प्लस टैब होता है, ए ऑप्शन है। आपने क्या करना है, कंप्यूटर पे आल्ट पे प्रेस करके टैब का बटन होता है, टैब पे क्लिक करना है, तो ये जो नीचे पिक लगी हुई है तस्वीर, इस तरह की आइकॉन्स शो हो जाएंगी। आपने जितनी भी विंडोज ओपन की हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी ज़्यादा एम एस पावर पॉइंट की एक फ़ाइल निकाली हुई है, एम एस वर्ड की है, दो तीन फोल्डर और ओपन किए हुए हैं, तो फिर आप आल्ट टैब प्रेस करेंगे, इस तरह की विंडोज आपके सामने आ जाएंगी। और फिर आप जिस विंडो पे क्लिक करेंगे वो विंडो ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट विंडो पे जाने के लिए आल्ट प्लस टैब का होता है, ए इज राइट ऑप्शन। इसको करके देख लीजिए, ये लेक्चर के बाद ना ट्राई किया करें ताकि ये भूले ना। इन अ विंडोज पीसी, विंडो पर्सनल कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस के इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस के किसके लिए होता है? हाइपरलिंक के लिए होता है। हाइपरलिंक मींस आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, वहां पे आपने एक लिंक कहीं से कॉपी करके किसी फाइल को रिलेट कर रहे हैं, वो लिंक वहां पे लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ताकि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस लिंक पे क्लिक करने से वो टोटल चीज़ें ओपन हो जाएं जो आपने उसमें लगाई हुई हैं। वो कुछ तस्वीरें भी हो सकती हैं, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो हाइपरलिंक ये होता है किसी भी फाइल, दूसरी फाइल का लिंक क्रिएट करना किसी दूसरी फाइल से, ये हाइपरलिंक होता है। एम एस पावर पॉइंट में आप एम एस वर्ड की फाइल का लिंक क्रिएट करके हाइपर वहाँ पे लिंक लगा देंगे, लिंक पे क्लिक होगा तो वो चीज़ ओपन होती है, इसको हाइपरलिंक कहते हैं। और ये इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है। सो डी ऑप्शन आएगा। In MS Word, which shortcut key is used to center the selected lines? आप ये करके देखिएगा, शुरू में स्टार्ट में आपकी दो तीन, फॉर एग्जांपल एक दो वर्ड लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग में है बिल्कुल, वो लेफ्ट साइड पे है राइट साइड पे है, मर्जी है आपकी। अगर उसको आप सेंटर पे लाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे, पहले कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो वो जो लाइन है, वो जितने भी वर्ड हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। तो सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है शॉर्टकट की। सो बी इज अ राइट ऑप्शन। In MS Word 2016, which shortcut key is used to replace text or specific formatting? किसी किसी टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच होती है, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच है। We, the people of United Nations, this line is written in the preamble of। हम यूनाइटेड नेशन के लोग हैं, ये जो लाइन है ये लिखी गई थी इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल कहते हैं इब्तदाइया को। इब्तदाइया किस चीज के इब्तदाइया में ये लाइन लिखी गई थी, ये लाइन पढ़ी गई थी कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि हम यूनाइटेड नेशन के लोग हैं। जब यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना था उस वक्त ये लाइन वहां पे लिखी गई थी। सो बी ऑप्शन आएगा, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में बता रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन।
और यूनाइटेड नेशन जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आप में से किसी के पास ये लिखी हुई नहीं है तो लिखते जाएं, नहीं तो रिकॉर्डिंग जब आएगी वहाँ तब भी आप लिख सकते हैं। कोई चीज़ स्किप हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब इसका मकसद क्या था? क्योंकि जो वर्ल्ड वार सेकंड थी वो 1939 में स्टार्ट हुई, 1945 में जाके एंड हुई थी। और वर्ल्ड वार सेकंड में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। और दुनिया इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई थी, क्योंकि इसमें फिर एटम बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया था। वो भी पिछली क्लास में मैंने बताया था कैसे किया था। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ ने देखा कि इस तरीके से कहीं वर्ल्ड वार थर्ड कभी ना हो जाए, हो सकता है 20 साल बाद, 25 साल बाद। तो फिर उन्होंने प्रेफर किया कि एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वहाँ पे हर कंट्रीज जो हैं, अगर उनके मामलात ख़राब होते हैं तो वहाँ पे हम डिबेट करेंगे और उसके थ्रू उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो इसके तहत 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रखा गया था। शुरू में जब बनी थी उस वक्त 51 मेंबर कंट्रीज थी, और आजकल इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम एंटोनियो गुटेर है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब ये भी आता है कि वो पुर्तगाल में इससे पहले किस सीट पर थे, क्या बन चुके थे। पहले तो वो पहले पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर थे पुर्तगाल के। फिर यहाँ पे आए और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं करंट। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके 6 मेन ऑर्गन हैं जिसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसका एक ऑर्गन जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और सेक्रेटेरिएट है। ये 6 मेन ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब उनकी डिटेल भी आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी पेपर में, और फिर हम उसकी डिटेल भी करते जाएंगे। 19 है, एम एस पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब एम एस पावर पॉइंट साफ ज़ाहिर है ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ही है। जब इस पे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई वीडियोस भी लगा सकते हैं, कोई पिक्स वगैरह लगाते हैं, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन एम एस पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का ऑप्शन किस टैब में होता है? मींस वो होम में है। आपने काम तो किया होगा आप सबने मोस्टली में। फाइल में होता है, मेन्यू में होता है, इंसर्ट में होता है, व्यू में होता है, डिज़ाइन में होता है। जैसे उसके ऑप्शन तस्वीर में देख लें, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। तो ये किस में होता है? ये तस्वीर से आपको पता चल रहा होगा। मेन्यू पे क्लिक किया है, उसके बाद व्यू, नीचे देखें, व्यू पे क्लिक किया है, व्यू के बाद ऑप्शन आता है नॉर्मल का, स्लाइड सॉर्टर का आता है, स्लाइड शो का आता है, नोट्स का आता है, रीडिंग व्यू आता है, और नीचे मास्टर है। तो मास्टर पे जब आइकॉन लेके जाएंगे तो स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है, और नोट्स मास्टर है। तो ये जो ऑप्शन है ये कहाँ पे है? व्यू में है। और सो इसमें जो राइट ऑप्शन बनता है वो सी है। टिक इसलिए लगाइए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। आप इस पे देख सकते हैं, व्यू है, नीचे मास्टर है, फिर उस पे क्लिक किया है तो स्लाइड मास्टर आता है। सो ये आइकॉन सी में है, सी ऑप्शन हमारा व्यू है। 21 है, what are the effects that occur when you move from one side to the next during a PowerPoint presentation? देखें, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये आगे जो स्लाइड आ रही है या पीछे कर रहा हूँ, ये ऑप्शन होता है स्लाइड ट्रांजिशन में।
स्लाइड ट्रांजिशन में एक ऑप्शन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो स्लाइड कुछ होती हैं आप नेक्स्ट करते हैं तो ऊपर से आती हैं, कुछ साइड से आती हैं, लेफ्ट साइड से आती हैं, कुछ राइट साइड से आती हैं, कुछ नीचे से आती हैं, कुछ टूट कर ऐसे बिखर कर आती हैं, कुछ स्टार फॉर्म में आती हैं। तो ये स्लाइड ट्रांजिशन होता है। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड मूव करते हैं, मींस नेक्स्ट करते हैं, ये एरो पे क्लिक करते हैं या स्पेस बटन पे करते हैं, तो फिर वो जो नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो स्लाइड ट्रांजिशन से चेंज होता है। वर्ड आर्ट ऑप्शन एग्जिस्ट इन, वर्ड आर्ट का जो ऑप्शन है वो किस में एग्जिस्ट होता है, बी ऑप्शन है, टेक्स्ट में है। अब आपके सामने पिक है, पिक में गौर से देखिए कि जो वर्ड आर्ट ऑप्शन है टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है, नंबर 3 नंबर लगे हुए हैं ना, नंबर 3 में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर ऑप्शन क्या है, ए का। ए क्या होता है, वर्ड आर्ट होता है। वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करेंगे, पहला जो वर्ड लिखा जाएगा वो इसी तरह बहुत बड़ा करके लिखा जाएगा, फिर जो बाकी इसके साथ वर्ड आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे। सो ये वर्ड आर्ट होता है, ये भी आप लगा सकते हैं, ये टेक्स्ट में होता है, यही पूछा गया है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। Next are the contents of two or more consecutive cells could be put together using merge cell। दो से ज्यादा लाइंस को अगर आपने इकट्ठा करना है, मींस दरमियान में कोई भी हर्डल, कोई भी लाइंस ना आए, उसे कहते हैं मर्ज करना। अब ये जो सिलेक्ट हुई पड़ी है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर है, आइटम है, स्टेटस है, नीचे जो पिक लगी हुई है। अब ऑर्डर नंबर जैसे 101 है, आइटम में एप्पल्स लिखा हुआ है, स्टेटस डिलीवर्ड, डिलीवर्ड हो चुके हैं। अगर आप इनमें चाहते हैं कि दरमियान में जो लाइन आ रही है वो ना आए, मीन्स ये इकट्ठे हो जाएं, तो फिर आप इनको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज और सेंटर का ऑप्शन जो होता है, जिस पे आइकॉन जा रही है, एरो जा रही है, उस पे क्लिक करेंगे, ये जो दरमियान वाली लाइंस होती हैं इनके दरमियान ये खत्म हो जाती है। बाज़ औक़ात आप कभी टेबल बनाते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखना है पीपीएससी स्टार्स एकेडमी या किसी भी कॉलेज का नाम लिखना है, आप चाहते हैं वहाँ पे दरमियान में जो लाइंस हैं वो ना आए, तो उन 3 या 4 लाइन जितनी भी हैं उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, वो जो दरमियान में एरो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो मर्ज और सेंटर की वजह से होती है। सो सी ऑप्शन आएगा, मर्ज सेल। सॉर्टिंग कैन बी डन बाय, सॉर्टिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, सॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, डेट एंड टाइम पे भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दीज। अब सॉर्टिंग क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज़्यादा नाम है, तो आप क्या करेंगे, अगर अल्फ़ाबेटिकली आप सॉर्टिंग लगा देते हैं तो पहले जो ए से वर्ड बनते हैं वो सारे ए से आएंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। ये सॉर्टिंग होती है। ये इसे इस सॉर्टिंग को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग कहते हैं। और न्यूमेरिकली नंबर्स के तहत भी लगती है। नंबर्स आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और जिनके हाईएस्ट आए हैं वो ऊपर आ जाएं, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, यूँ भी आ सकता है, या फिर सबसे लोएस्ट वाला ऊपर, फिर उससे हाईएस्ट, उससे हाईएस्ट, ये आपकी मर्जी है। इसे न्यूमेरिकली कहते हैं। फिर डेट और टाइम की भी होती है कि जो अगर आप लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज़ पहले डिलीवर्ड हुई है तो सबसे ऊपर आए, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद, ये डेट और टाइम भी इसी तरह मेंशन होता जाता है, जो पहले आई है वो पहले आएगी, बाद वाली बाद में, या फिर जो करंट वाली आई है जो बाद में आई है वो पहले आए, तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये बेसिकली सॉर्टिंग का फंक्शन होता है कंप्यूटर में। सो ये तमाम तरीकों से की जा सकती है, ऑल ऑफ दीज आएगा। ड्यूरेंट लाइन क्या चीज़ है, ड्यूरेंट लाइन एक सिंगल पेज एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था कब, 1893 में। अब ड्यूरेंट लाइन क्या चीज़ है, ड्यूरेंट लाइन बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अब न्यूज़ में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि ड्यूरेंट लाइन से क्रॉस करके टेररिस्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। अब ड्यूरेंट लाइन क्या चीज़ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेमार्केशन बाउंड्री लाइन है, और जो कि 1893 में साइन हुई थी। अब 1893 में तो पाकिस्तान उस वक्त आज़ाद भी नहीं हुआ था।
तो 1893 में जब हुई थी उस वक्त जो यूके था वो रूल कर रहा था इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। और उन्होंने फिर अफगानिस्तान से मुआहदा किया था। यहाँ से जो हेड था वो मॉर्टिमर ड्यूरेंट था, उसने साइन किए थे। और अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुर्रहमान अफगान मीर था, अफगान मीर जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, उसने साइन किए थे। तो ये एग्जाम में आता है कि इधर से किसने किए थे और अफगानिस्तान से किसने किए थे, ये बार बार आता है। तो यहाँ से मॉर्टिमर ड्यूरेंट था और वहाँ से अफगान मीर अब्दुर्रहमान था। 1893 में हुआ और ये 2250 किलोमीटर है इसकी जो लेंथ है, नियरली। और ड्यूरेंट लाइन भी मॉर्टिमर ड्यूरेंट की वजह से रखी गई, क्योंकि उसका नाम था ना मॉर्टिमर ड्यूरेंट, इस वजह से इसका नाम ड्यूरेंट लाइन रखा गया। तो ये भी फिर पूछा जाता है कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान की किस साइड पे है। पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे है। पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे चाइना है, वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान है, साउथ वेस्ट साइड पे ईरान है, और साउथ साइड पे अरेबियन सी है। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा वो विटामिन ऐसा है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन के होता है। अब ब्लड क्लॉटिंग, आप में से साइंस के कुछ स्टूडेंट होंगे वो तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब इंसानी जिस्म में खून जम जाता है तो फिर उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और उसको फिर पतला करने के लिए विटामिन के इस्तेमाल किया जाता है, या डिफरेंट किस्म की मेडिसिन होती हैं। क्योंकि अगर खून जम जाए तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा खतरा होता है बॉडी को। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के होता है। बी इज राइट ऑप्शन। अब एक एग्जाम में आता है विटामिन ए आता है। विटामिन ए किसके लिए होता है? नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है। विटामिन बी आता है किसके लिए होता है? बेरी बेरी डिजीज है। बेरी बेरी अगर डिजीज हो जाए तो इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ठीक तरीके से काम नहीं करता। तो विटामिन बी इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। फिर विटामिन सी होता है। विटामिन सी स्कर्वी की डिजीज के लिए है। विटामिन सी स्कर्वी की डिजीज अगर हो जाए तो इंसान टायर्ड फील करता है, लेजी फील करता है, इरिटेट फील करता है। तो उसके लिए विटामिन सी यूज किया जाता है। विटामिन डी जो होता है ये बेसिकली बोन्स के लिए होता है, रिकेट्स के लिए, हड्डियों की बीमारी के लिए। तो विटामिन डी यूज करने से जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। और विटामिन ई आता है। विटामिन ई होता है नर्वस डिसऑर्डर के लिए। इंसान का जो दिमागी सिस्टम है अगर वो डैमेज होने लगे, अगर वो डिसऑर्डर होता है, तो विटामिन ई रिकमेंड किया जाता है, विटामिन ई इस्तेमाल किया जाता है। ये वो विटामिन थे जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। The distinguishing feature of a separate sheet program is that to allows use। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होते हैं और कहाँ पे होते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्प्रेडशीट बेसिकली प्रोग्राम एमएस एक्सेल में होते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस के तो तीन पार्ट बताए हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड में पैराग्राफ, एक्सेल में शीट्स बनती हैं, तो इन्हें सेपरेट शीट कहते हैं। शीट क्या होती हैं? बेसिकली कॉलम और रोज को मिलाकर टोटल ये जो होती हैं ये इन्हें शीट्स कहते हैं। और ये सेपरेट शीट भी क्या कहा जाता है इनको, सेपरेट शीट प्रोग्राम। तो ये किस में होते हैं? बेसिकली इसमें कैलकुलेशन करने के लिए, डाटा की कैलकुलेशन के लिए। बी ऑप्शन होता है परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा। इस पे डिफरेंट किस्म के फार्मूला लगते हैं, टोटल अमाउंट जितनी भी है उनको सिलेक्ट करते हैं, एंड में आके जो फार्मूला लगाएंगे ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, तो बहुत जल्दी हो जाता है इस पे काम। तो इस वजह से परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा, बी इज राइट ऑप्शन। हाउ मैनी मेंबर वर देयर इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? अब साइमन कमीशन क्या चीज़ है, जब तक ये नहीं आएगा मेंबर जानने का फायदा नहीं है। साइमन कमीशन बेसिकली एक कमीशन बनाया गया था 1927 में बरतानिया में।
और ये जो कमीशन था 1928 में आया था इंडिया में। 27 में बना था, नवंबर में बना था, इस वजह से फिर यहाँ पे आते हुए 1928 हो गए थे। 1928 में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। इनका काम ये था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक नहीं था, उसमें रिफॉर्म्स करनी थी, बेहतरी लेकर आनी थी। ये कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे हिंदुओं की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मुसलमानों को भी राइट्स दिए जाने चाहिए ताकि बगावत ना हो। तो ये करने के लिए ये 7 मेंबर आए थे, जॉन सैमन इसके हेड थे। 7 मेंबर 1928 में आके पहुंचे थे और ये काम करते रहे थे। 3 साल बाद इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई थी 1930 में, सामन कमीशन की रिपोर्ट। और ये कमीशन फ्लॉप हो गया था क्योंकि ना कांग्रेस ने इसकी शराइत मानी थी और ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। इस वजह से इस कमीशन को फ्लॉप समझा जाता है। ये किसके लिए आया था?